हम देख रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, पहला लेक्चर हो गया था उसका, उसमें डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये प्रॉपर्टीज देख ली थी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अब जो अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे आज के वीडियो में वो है विस्कोसिटी, ठीक है। तो अभी तक जो प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें से ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये वीडियो इसी के ऊपर रहेगा स्पेसिफिक। तो विस्कोसिटी क्या होती है वहां से शुरू करते हैं, है ना। विस्कोसिटी को अगर मैं मिनिमम वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करूं, है ना, सरल से सरल भाषा में, तो इसका सीधा सीधा एक मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, इन ए फ्लूइड, है ना। फ्लूइड की प्रॉपर्टी वो तो मालूम है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, मतलब फ्लो कर रहा है कोई फ्लूइड तो उसमें रेजिस्टेंस आएगा, वो फ्लो नहीं करना चाहेगा, आप उसे फ्लो कराना चाहोगे, उस आप फ्लो कराना चाह रहे हो लेकिन वो उसको रेजिस्ट कर रहा है ना, उसको हम बोल रहे हैं विस्कोसिटी, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन से एक प्रॉब्लम हो गई, अगर आ रही हो आपके बात दिमाग में, तो पहले लेक्चर में जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे थे तो हमने फ्लूइड को डिफाइन किया था, है ना, और फ्लूइड वर्सेस सॉलिड एक कंपैरिजन किया था, है ना। वहां पे हम फ्लूइड को कैसे डिफाइन कर रहे थे कि फ्लूइड एक ऐसी चीज है जिसमें अगर मैं शेयर फोर्स लगाऊं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, वो उसको रेजिस्ट नहीं करेगा और उस शेयर फोर्स के अगेंस्ट वो डिफॉर्म होगा और कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होगा जब तक वो शेयर फोर्स पर्टिकुलर उस पर लगे, ये बात हुई थी। तो फ्लूइड को डिफाइन करते वक्त हमने बोला कि ये शेयर स्ट्रेस को या रेजिस्ट नहीं करेगा, जो फोर्स हम इसे लगाएंगे मूव करने के लिए वो उसको रेजिस्ट नहीं करेगा, और यहाँ ये बात निकल के आ गई कि ये फ्लो को रेजिस्ट करती है एक चीज है फ्लूइड के अंदर और उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, तो ये दोनों बातें अब सेम नहीं रही, तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन को हमें दूर करना है कि दरअसल फ्लूइड किसको रेजिस्ट कर रहा है और किसको रेजिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, तो आपको समझ में आएगी बात, तो खुद एक देखो, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, समझने बस के लिए है ये एग्जांपल। आप देखो, मानते हैं कि एक वेज है ना, या स्लोपी सरफेस है अपने पास, है ना, सॉलिड स्लोपी सरफेस, ऐसे 3 वेज बना रहा हूं मैं, ठीक है, और तीनों की हाइट सेम है, स्लोप सेम है, मटेरियल सेम है, ठीक है, जिन कंडीशंस में ये वेजेस रखी हुई है या स्लोप्स रखी हुई है वो सेम है, सब कुछ सेम है। इन सेम कंडीशन पे सेम पॉइंट से मैं 3 फ्लूइड्स को छोड़ूंगा, ठीक है, ये पहला फ्लूइड, ये दूसरा फ्लूइड और ये तीसरा फ्लूइड। पहला फ्लूइड है आपका वाटर मान लेते हैं, दूसरा मैं मान लेता हूँ ऑयल कोई सा भी, और तीसरा फ्लूइड मैं मान लेता हूँ हनी, शहद, ठीक है। अब आप ये देखो, अभी मैंने इनको रोक रखा है किसी भी तरीके से मान लेते हैं, और मैं एक पॉइंट पे वो जो बैरियर है जिससे रोकूंगा उसको हटाऊंगा तो ये नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, ये कॉमन सेंस से समझ पा रहे हैं। मान लेते हैं एक साथ तीनों का मैंने बैरियर हटाया, तो तीनों फ्लूइड नीचे बहना स्टार्ट करेंगे, ठीक। सबसे पहले नीचे कौन आएगा ये सवाल है ना। इसका जवाब देने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हमें मैकेनिक्स की नॉलेज होना भी जरूरी नहीं है, अपन आसानी से खुद ही बता सकते हैं कि सबसे पहले पानी नीचे आ जाएगा भाई के पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ऑयल आ जाएगा नीचे पे, तीसरे नंबर पे हनी आ जाएगा, है ना। ये कॉमन सेंस अपन समझ पा रहे हैं क्योंकि ये सबसे गाढ़ा है, गाढ़ा, उसी गाढ़ेपन को विस्कोसिटी कहते हैं, अभी समझ में नहीं। हाँ तो भाई अब हमारी बात तो फिलहाल ये चल रही है कि फ्लूइड की डेफिनेशन हमारी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, जब हम विस्कोसिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तब उस कॉन्ट्रडिक्शन को हमें दूर करना है ना। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे दूर होगा, देखो तीनों में सेम फोर्स लग रही है जिसके अंडर में इनका फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, तीनों की कंडीशन सेम है, ठीक है। अब फ्लूइड की डेफिनेशन के हिसाब से इनमें जो फोर्स लग रही है उसके अंडर इनको डिफॉर्म होना चाहिए और कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होना चाहिए, ये भी डिफॉर्म हुआ और कंटिन्यूअसली हुआ, ये भी डिफॉर्म हुआ कंटिन्यूअसली हुआ, ये भी डिफॉर्म हुआ कंटिन्यूअसली हुआ, ठीक है। मतलब फ्लूइड की डेफिनेशन तो तीनों ने फुलफिल की, पहली बात। लेकिन इन तीनों में अंतर क्या था, अंतर ये था कि ये डिफॉर्म एक फास्टर रेट पे हुआ, ये थोड़ा स्लो हुआ और ये स्लोएस्ट हुआ। मतलब डिफॉर्म तो तीनों हुए अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, है ना, डिफॉर्मेशन को तीनों ने रेजिस्ट नहीं किया, तीनों कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हुए, मतलब फ्लूइड की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। पर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन थी वो तीनों की अलग अलग थी, इसकी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा थी, इसकी
इससे कम और इसकी सबसे कम। मतलब फ्लूइड शियर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता और हाल डिफॉर्म हो जाता है ना। कितनी भी छोटी शियर फोर्स लगाओ वो डिफॉर्म हो जाएगा, वो उसे रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा। ये बात सही है, सही है, डेफिनेशन हमारी सही है, कॉन्ट्रडिक्शन कुछ नहीं है। लेकिन वो कितनी रेट से डिफॉर्म होगा उस चीज को वो रेजिस्ट करता है और उसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, फ्लूइड हैज नो प्रॉब्लम या फ्लूइड डज नॉट केयर हाउ मच इट डिफॉर्म्स अंडर अ शियर फोर्स। कितना भी डिफॉर्म हो सकता है, उसको वो रुकेगा नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको रेजिस्ट ही नहीं करेगा। बट फ्लूइड डू केयर हाउ फास्ट इट डिफॉर्म अंडर अ शियर फोर्स। समझ में आ रही? फ्लूइड डज केयर हाउ फास्ट इट डिफॉर्म अंडर अ शियर फोर्स। कितना डिफॉर्म कर रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितनी तेजी से डिफॉर्म कर रहा है उसको वो रेजिस्ट करेगा, है ना। इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हमारी जो फ्लूइड की डेफिनेशन से जो कॉन्ट्राडिक्शन अभी हुआ है ये सही है, तो क्या होता, इसको नीचे तक फ्लो कराने के लिए जो फोर्स लगी, है ना, इसको लगी, तीनों को सेम ही तो लगी, है ना। अगर ये शियर फोर्स के अगेंस्ट अपने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते जो कि फ्लूइड की डेफिनेशन के अगेंस्ट होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, एक फोर्स में इस पे लगा था तो ये डिफॉर्म होता, लेकिन वही फोर्स में इस पे लगा था तो ये डिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये उसको रेजिस्ट करता। फिर वही फोर्स में इस पे लगा था, ये भी डिफॉर्म नहीं होता क्योंकि ये उस चीज को रेजिस्ट कर लेता। लेकिन तीनों में से किसी ने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं किया, सेम ही फोर्स के अंदर में डिफॉर्मेशन हुआ उनका। तो कितनी भी कम शियर फोर्स लगाता ना तीनों में, कितनी भी कम, तीनों में से कोई उसे रेजिस्ट नहीं करता अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होता कंटिन्यूसली होता, लेकिन उसी फोर्स के अंदर में किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है। तो जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो सेम नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। जहां कम है उसका मतलब क्या हुआ, उसने उस शियर फोर्स को रेजिस्ट किया और अपने रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को पहले फ्लूइड के बराबर बढ़ने नहीं दिया। इसमें मैंने शियर फोर्स लगाई और उसकी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कुछ है, मान लेते हैं 5 mm पर सेकंड आई। वही शियर फोर्स इसमें लगी तो इसमें मान लेते हैं 2 mm पर सेकंड आई। मतलब इसने उस शियर फोर्स को रेजिस्ट किया अगेंस्ट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन सब में सेम हुआ लेकिन रेट इसकी कम है ना। तो ये अंतर है फ्लूइड की डेफिनेशन में, जहां रेजिस्टेंस हम बोलते हैं नहीं शो करता, और विस्कोसिटी में जहां हम बोलते हैं कि ये रेजिस्ट करता। ठीक है, दोनों में अंतर। अब इसको ऐसे देख लो कि जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है, जब क्या होता है फ्लूइड हमारा रेस्ट पे, तो उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। आप उसमें कितनी भी छोटी शियर फोर्स लगा दो वो डिफॉर्म करेगा, बहुत बढ़िया। अब जब वो डिफॉर्म कर रहा है तो उसमें फिर मोशन स्टार्ट होता है, और जब मोशन स्टार्ट होगा तब उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। मोशन स्टार्ट होता है तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है अगेंस्ट द रेट ऑफ मोशन, या अगेंस्ट द मोशन या अगेंस्ट द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन हो रहा है, होता रहे, कितनी भी छोटी फोर्स लगाओ मैं डिफॉर्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं कितनी तेजी से डिफॉर्म होऊंगा इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करूंगा। वही मेरी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी की। जैसे ही फ्लूइड मोशन में आता है तो वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को ग्रो नहीं करने देता। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन उसकी जो है वो लगातार बढ़ना चाहेगी। आप फोर्स लगाओगे किसी चीज में तो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन मतलब उसका मोशन या उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए, है ना। उसको वो रेजिस्ट करता है, उसकी जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है ना कि वो कितने mm पर सेकंड डिफॉर्म हो रहा है उसको वो ग्रो नहीं करने देगा। 5 है, फोर्स लगी है लगातार, फोर्स कॉन्स्टेंटली आपकी लगी हुई है, वो कोशिश करेगी कि ये अभी 5 mm पर सेकंड से अगर डिफॉर्म हो रहा है तो ये 7 mm पर सेकंड से डिफॉर्म होने लगेगा, लेकिन फ्लूइड उसको रोकेगा कि 5 है तो उसको 7, 9 या 10 ना होने दिया जाए। मतलब इट विल नॉट लेट द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ग्रो ना। और ये ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है विस्कोसिटी। ठीक है, इसी चीज को दूसरे तरीके से ऐसे देख लो आप, ये तो हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना ली है ना। आप ऐसे देख लो कि एक स्टेशनरी प्लेट है, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई जमीन पे फिक्स, और ये एक और थिन प्लेट है उसके ऊपर, और दोनों के बीच में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं वाटर ही भरा हुआ है, फिलहाल मैं मान लेता हूँ वाटर भरा है। ठीक है, अब ऊपर वाली प्लेट को मैंने इस तरफ एक फोर्स लगाई है ना, और इस तरफ खींचना स्टार्ट किया मैंने, है ना। एक फोर्स लगाई F न्यूटन की, तो ये इस डायरेक्शन में बहना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी F को अगर मैं लगाता हूँ, मान लो मैं फ्लूइड चेंज कर देता हूँ, आप बस इमेजिन करो इसको मैं हनी कर देता हूँ, तो क्या इसी सेम फोर्स के अंडर में
जितना तेजी से पानी बह रहा था उतनी तेजी से ये जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये हम समझ पा रहे हैं। जाएंगे दोनों, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर रहा है। इस एफ को हटा के मैं F/1000 भी लगा दूंगा ना सर, मतलब छोटी से छोटी फोर्स भी मैं लगा दूंगा तो भी दोनों जाएंगे, लेकिन पानी धीरे तेज जाएगा और ये धीरे धीरे जाएगा। बस इतना समझ है ना। तो रेजिस्टेंस है लेकिन रेट ऑफ फ्लो का या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का, डिफॉर्मेशन के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो वो डेफिनेशन फ्लूइड की और विस्कोसिटी के बीच का कोई कॉन्ट्राडिक्शन अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए, है ना। यहाँ हमने जो क्लियर कर लिया। अब देखते हैं ये हुआ क्या कि जब फ्लूइड पार्टिकल्स मोशन में आए तो ये विस्कोसिटी आई कहाँ से? पहले तो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर रहे थे शियर फोर्स को, लेकिन मोशन में आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये रेजिस्टेंस देने लगे, है ना। वो क्या हो गया समझ लेते हैं। उस बात को समझने से पहले एक बात मैं समझाना चाहता हूँ। कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने हैं यहाँ पे, है ना। उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे बात को। तो पहली चीज जो हमें इंट्रोड्यूस करनी है उसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। नो स्लिप कंडीशन क्या होती है? जब भी कोई फ्लूइड किसी सॉलिड सरफेस या किसी दूसरे फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड, सॉरी कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड है, वो किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आया या किसी अदर फ्लूइड के कांटेक्ट में आया। अब ये पर फोकस करते हैं किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आया अगर, तो जो फ्लोइंग फ्लूइड की पहली लेयर वो सॉलिड सरफेस से टकराएगी, वो उसके ऊपर स्लिप नहीं करती, उससे चिपक जाती है, स्टिक करती है। समझ आई बात? कोई भी एक फ्लोइंग फ्लूइड आ रहा है, मान लो बहता हुआ पानी आ रहा है, उसके रास्ते में आपने एक सॉलिड कोई भी स्टेशनरी बॉडी रख दी, तो फ्लूइड की जो पहली लेयर उससे टकराएगी ना, वो उससे चिपक जाएगी, है ना। वहां पे स्लिप नहीं होगा। नो स्लिप कंडीशन बोलते हैं इसे, है ना। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे पाइप होता है, फ्लेक्सिबल पाइप जो अपन यूज करते हैं गार्डन में और पानी देने के वजह या किसी भी चीज के लिए, उसमें से आपने टैप ऑन किया, नल चालू किया, पानी निकल के आया, इधर से बाहर जा रहा है, आपने नल बंद कर दिया। जब आप नल बंद कर देते हो अपना, तो भी पाइप के अंदर की लेयर में पानी चिपका रहता है ना। ऐसा तो नहीं होता पूरा का पूरा ही पानी बाहर आ जाए। एक लेयर पतली सी पानी की जो पाइप की इनर सरफेस पे वो चिपक गई है, वो फ्लो स्टार्ट हुआ था तभी चिपक गई थी, उसके बाद वो मूव ही नहीं की, वो वहीं स्टिक कर जाती है ना। इसे बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। दूसरा इसको कैसे समझ सकते हैं हम? हाँ, इसको एक चीज और समझ लो आप, जो लेयर फ्लूइड की, देखो फ्लूइड जब फ्लो होके आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी, सारी लेयर्स की कुछ वेलोसिटी थी, है ना। पूरे फ्लूइड फ्लो होके आ रहा है, लेकिन जो पहली लेयर चिपकी सॉलिड सरफेस पे, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जो चिपक गई है उसकी वेलोसिटी वही होगी जो सॉलिड सरफेस की है ना। इसे कंस्ट्रेंट मोशन के कॉन्सेप्ट से समझ लो आप। जैसे ये पेन है, मार्कर और ये कैप है, ठीक है। इस मार्कर से इस कैप को मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। अब इस मार्कर को मैंने फेंका 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, मान लो ये मार्कर आगे जा रहा है, तो इस कैप की वेलोसिटी क्या होगी? इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि ये दोनों अटैच हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर फ्लूइड पार्टिकल सॉलिड सरफेस से अटैच हो गए हैं या स्टिक कर गए हैं, तो जो वेलोसिटी उस सॉलिड सरफेस की होगी वही वेलोसिटी उन पार्टिकल्स की होगी, है ना। कैसे समझेंगे इस बात को? देख लेते हैं, है ना। मान लेते हैं यहाँ से फ्लो आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, फ्लोइंग फ्लूइड आ रहा है, इनमें सभी पूरे फ्लूइड की वेलोसिटी है v, वेक्टर का गुणन कर। रास्ते में स्टेशनरी प्लेट आएगी, स्टेशनरी प्लेट मतलब रुकी हुई सॉलिड सरफेस आई, तो जब ये पूरा का पूरा फ्लूइड जाएगा, यहाँ पे जो पहली लेयर इसके कांटेक्ट में, अगर पेन से देख लो, यहाँ पे फ्लूइड की जो पहली लेयर आगे इससे टकराएगी वो इस पे चिपक जाएगी, ऐसे उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना फ्लूइड के, वो इस पे स्टिक कर जाएंगे, इसके ऊपर स्लिप नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि स्लिप करते हुए आगे चले गए, जब फ्लो बंद हुआ तो पूरा का पूरा पानी बाहर चला गया, नहीं, इस पे एक लेयर चिपकी रह जाएगी पानी की, जो उसे गीला कर देगी, ठीक है। अब जो यहाँ से आ रहा था जो फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी v थी, अब नीचे वाली लेयर जो इससे चिपक गई उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। 0 क्यों? क्योंकि ये स्टेशनरी प्लेट है, इसकी खुद की वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इस पे जो पार्टिकल चिपक गए उनकी वेलोसिटी अपने आप 0 है। इसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, है ना। अब मान लेते हैं इस स्टेशनरी प्लेट को मैं मूव करना स्टार्ट कर देता हूँ, इस स्टेशनरी प्लेट को मूव करना स्टार्ट कर देता हूँ वेलोसिटी u से, है ना, u वेलोसिटी। तो फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो गई? u। अगर प्लेट u से आगे जा रही है तो पार्टिकल उसके साथ ही u
से आगे जाएंगे, है ना। इसको अपन नो स्लिप कंडीशन बोलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे भी बहुत काम आती है। अभी हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, विस्कोसिटी को डिटेल में समझने के लिए काम आएगी, ठीक है। हाँ, इसके बाद में दो चीज़ें और अभी डिफाइन करके इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, आगे डिटेल में उनको देखेंगे। एक लैमिनार फ्लो होता है, फ्लूइड जो फ्लो होता है ना उसमें एक लैमिनार फ्लो होता है। लैमिनार फ्लो आपका एक टॉपिक है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है ना, वो तो डिटेल में देखेंगे, इसकी सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं। LAMINAR लैमिनार, इसमें जो वर्ड लैमिना है ना, लैमिना इसका मतलब होता है लेयर, हिंदी में बोलते हैं परत। लैमिनार फ्लो वो होता है जिसमें जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किस तरीके से करता है, एक लेयर फ्लूइड की, उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी, सातवीं, ऐसे, समझ रहे हो। फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो लेयर्स में फ्लो कर रहा है, एक के ऊपर एक पैरेलल लेयर्स हैं और सब अपनी अपनी स्पीड से चल रही हैं, उनमें से कोई मिक्स नहीं कर रही है ना, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रही। स्लो स्पीड है, सारी फ्लूइड की लेयर्स जा रही हैं, आपस में मिक्स नहीं हो रही। फ्लूइड कैसे फ्लो कर रहा है, इन पैरेलल लेयर्स, ये एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर, इसके ऊपर तीसरी, चौथी, और सब फ्लो कर रही है, है ना। इसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। इसका अपोजिट होता है, वो होता है टर्बुलेंट फ्लो, जो हमने पहले लेक्चर में इसकी बात भी की थी, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब ये होता है कि सीधी सीधी लेयर्स में स्मूथ फ्लो नहीं होगा, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो रैंडम केओटिक मोशन में होंगे। केओटिक मतलब उथल पुथल, है ना, वो कोई उनकी जैसे इनकी डायरेक्शन भी है ना, सब सीधे सीधे जा रहे हैं शांति से, कोई किसी में मिक्स नहीं हो रहा। और टर्बुलेंट फ्लो कैसे होता है, ऐसे, कैसे भी कोई भी पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, कुछ फिक्स नहीं है ना, कोई रैंडम मोशन है एक, तो ये इनका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो एक नो स्लिप कंडीशन और एक ये लैमिनार फ्लो क्या होता है, या लेयर्स की बात में बार बार करता हूँ तो वो क्या होती है, ये दोनों समझ लिया। अब अपन देखते हैं कि विस्कोसिटी भाई आई कहाँ से कहानी में, देखो इसको समझने के लिए वही एग्जांपल लेंगे जो कई बार लेते हैं। एक स्टेशनरी प्लेट, आगे एक और थिन प्लेट ऊपर, आगे, इनके बीच में फर्क भरा है फ्लूइड, ठीक है। अब नो स्लिप कंडीशन के कारण इस फ्लूइड की पहली लेयर नीचे वाली जो स्टेशनरी प्लेट से अटैच हुई वो इससे चिपक गई, ठीक है, और ऊपर वाली जो लेयर इससे अटैच हुई वो इससे चिपक गई, ठीक है। स्लिप नहीं होगी, स्टिक करेगी। अब इस प्लेट को मैंने मूव करा वेलोसिटी v से, ठीक है, ऊपर वाली प्लेट को मैंने मूव करना स्टार्ट किया कितनी वेलोसिटी से, v से। अब होगा क्या, इस प्लेट से पहली लेयर स्टिक कर गई थी, है ना, उसे ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ब्लू, है ना। इसके ठीक नीचे एक और लेयर है, रेड पेन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सबसे ऊपर ये थिन प्लेट, इस थिन प्लेट से पहली लेयर फ्लूइड की स्टिक कर गई, इसके नीचे दूसरी लेयर होगी, एक के ऊपर एक लेयर, फिर इसके नीचे तीसरी लेयर होगी, एक और ब्लू बना देता हूँ, फिर मान लेते हैं ये चौथी लेयर हो गई, फिर ये पांचवी लेयर, इस तरीके से लेयर्स बनेंगी, ठीक है। अब आप ये बताओ पहली लेयर कितनी वेलोसिटी से जाएगी, v वेलोसिटी से जाएगी, क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर वाली प्लेट को मैंने कितनी वेलोसिटी दी है, v, ठीक है। तो पहली प्लेट गई v से, जो लेयर इसमें चिपकी थी ब्लू वाली वो भी गई v से। अब होता क्या है कि फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में एक इंटरकनेक्टेड बॉन्ड होता है, मतलब बॉन्ड होता है, एक फोर्स होती है जो उन दोनों को जोड़ के रखती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोहेसिव फोर्स, है ना। दो तरह की फोर्स आपने सुनी होंगी, एक कोहेसिव फोर्स, एक एडहेसिव फोर्स, है ना। ये क्या होती है, किसी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, तो सेम पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और किसी एक मटेरियल और दूसरे मटेरियल, है ना, इन दो मटेरियल डिफरेंट मटेरियल्स के पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स होती है उसे एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे आप समझ लो एक ग्लास है ना, उसमें वाटर है, ठीक है, ये ग्लास है और उसमें वाटर है, ये हो गया ग्लास। तो ग्लास और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स है वो है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स है वो भी क्या है, कोहेसिव फोर्स, है ना। पानी पानी में कोहेसिव, ग्लास ग्लास में कोहेसिव, लेकिन वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल जो यहाँ कांटेक्ट में है
सेम मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव और डिफरेंट मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में एडहेसिव। कहने का मतलब यहाँ पे पहली लेयर तो इसमें भी प्लेट से और आगे जाने लगी। अब दूसरी पहली लेयर और जो दूसरी लेयर है ब्लू और रेड, उनके बीच में एक बॉन्ड है कोहेसिव फोर्स का, ठीक है। तो वो क्या करेगी, कोशिश पहली वाली लेयर जो प्लेट से चिपकी जब वो आगे बढ़ेगी तो वो कोशिश करेगी कि मेरे से नीचे वाली जो लेयर है उसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊँ, क्योंकि उन दोनों के पार्टिकल्स अटैच है ना, एक दूसरे को पकड़ रखा है, ये कह लेते हैं अपन, मान लो, ठीक है। तो अगर ये वी से जा रही है तो जो रेड वाली लेयर है उसको भी आगे बढ़ना चाहिए वी से, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, वही कांस्टेंट मोशन वाली बात आ गई। लेकिन समस्या ये है, अब इस रेड के नीचे वाली जो ब्लू लेयर है वो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है ना। अब ये दोनों भी तो अटैच हैं, अब नीचे वाली रेस्ट पे है, ऊपर वाली भी वेलोसिटी जा रही है, तो बीच वाली लेयर के संग क्या होगा कि ऊपर वाली लेयर उसे अपने संग आगे बढ़ा के ले जाना चाहेगी, है ना। लेकिन नीचे वाली लेयर जो रेस्ट पे है वो उसको अपने संग रोक के रखना चाहेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोहेसिव फोर्स है और ऊपर भी कोहेसिव फोर्स है, नीचे भी ऊपर भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि शियर स्ट्रेस डेवलप होती है ना। आप ऐसे समझो कि तीन दोस्त हैं, तीनों हाथ पकड़े हुए हैं और दौड़ लगा है, ठीक है, 1 2 3, सेकंड नंबर का ये, इधर वाला जो फर्स्ट नंबर का है वो बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है, और बीच वाला मीडियम स्पीड से दौड़ रहा है, और जो राइट वाला लास्ट है वो बहुत स्लो दौड़ रहा है। तो होगा क्या, बीच वाले के ऊपर ये उसको आगे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जो तेज दौड़ रहा है वो उसको अपने संग खींच के ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो उसके बगल वाला स्लो दौड़ रहा है उसके कारण इसको पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि इसको भी अपने साथ खींच के ले जाना है, लेकिन वो स्लो है, वो स्लो वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, फास्ट वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो वही चीज फ्लूइड के लेयर्स में होती है, जब भी फ्लूइड की लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन सेटअप हो जाता है, रिलेटिव मोशन मतलब एक लेयर की वेलोसिटी दूसरी लेयर की वेलोसिटी से अलग हो, एक 3 से चल रही है दूसरी 5 से चलने लगी, है ना, जब भी अलग अलग वेलोसिटी से दो लेयर मूव करेंगी तो फास्ट मूविंग लेयर हमेशा स्लो मूविंग लेयर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन स्लो मूविंग लेयर फास्ट मूविंग लेयर को रोकने की कोशिश करेगी। तो इनका काम है कि उसकी वेलोसिटी कम करें, और ऊपर वाली लेयर का काम है वो इनकी वेलोसिटी बढ़ाए। तो इसके कारण क्या होता है, पहली लेयर की वेलोसिटी तो हो गई v, ठीक है, लेकिन जो सेकंड लेयर है क्या उसकी v हो पाएगी क्या, पहली लेयर चाहेगी कि सेकंड लेयर भी v से जाए, लेकिन नीचे वाली है जो थर्ड नंबर की वो उसको स्लो डाउन कर देगी, तो उसकी v से थोड़ी कम वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब ये अपने नीचे वाले को अपनी वेलोसिटी के बराबर ले जाना चाहेगी, लेकिन उसके नीचे वाली उसको रिड्यूस करवा देगी, इसलिए ऐसे ये वेलोसिटी कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और एंड में आके यहाँ कितनी हो जाएगी, नीचे 0 क्यों, क्योंकि नीचे वाली प्लेट तो स्टेशनरी है। और इस तरीके से ये वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं, है ना, एक क्रॉस सेक्शन में कैसे वेलोसिटी वेरी कर रही है उसको हम ड्रॉ करते हैं तो वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं। आगे आएगी बात, अभी बस समझो। तो ये हुआ, तो विस्कोसिटी का कारण क्या है ये हम समझ गए। कारण ये है कि जब फ्लूइड की लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करती हैं तो वो एक दूसरे में एक शियर फोर्स लगाती हैं। क्या शियर फोर्स लगाती हैं, जैसे जब दो सॉलिड एक दूसरे से रिलेटिव मूव करना चाहते हैं, है ना, मान लो ये दोनों हाथ रखें, मैं एक हाथ को आगे बढ़ाना चाहूँ तो दूसरे को वहीं रखना चाहूँ, तो नीचे वाला हाथ ऊपर वाले हाथ पे फ्रिक्शन लगाएगा और इसको आगे बढ़ने से रोकेगा। सेम चीज फ्लूइड में होती है, जब एक लेयर तेज भागना चाहे दूसरी लेयर से तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, वहां पे वो क्या करेगा, शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा, है ना। शियर स्ट्रेस को और डिटेल में समझेंगे। तो ये हो गई हमारी कहानी, आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ यहाँ हमारी बात क्लियर हो गई, जब फ्लूइड रेस्ट में कोई विस्कोसिटी नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया विस्कोसिटी है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो रेस्ट में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, विस्कोसिटी नहीं है। या फिर मान लेते हैं फ्लूइड की सारी लेयर सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, ऐसी कोई सिचुएशन, तब क्या वेलोसिटी होगी, नहीं होगी या ना के बराबर होगी, है ना। अब आप एक चीज और समझ लो, अभी मैंने जो ये अभी केस बताया आपको, ठीक है, इसका मैं एक और केस बताता हूँ आपको। मान लेते हैं यहाँ से फ्लूइड फ्लोइंग है इन लेयर्स, वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जब वेलोसिटी सेम होगी सभी लेयर्स की तब विस्कोसिटी का क्या होगा वो समझ लेते हैं। ये मैंने ली एक स्टेशनरी प्लेट, ठीक है, यहाँ से बहता हुआ पानी आया, पानी की पहली लेयर जो यहाँ टकराई वो यहाँ स्टिक कर गई, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, v = 0। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, कैपिटल V, ठीक है। सारी की सारी लेयर्स कैपिटल V वेलोसिटी से फ्लो होकर आ रही थी, लेकिन जो पहली लेयर से टकराई उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि ये प्लेट
प्लेट से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कैपिटल वी है, क्योंकि सब यहाँ तक वो आई कैपिटल वी से। अब जब वो इस प्लेट पे मूव करना स्टार्ट करेगी तो नीचे वाली वेलोसिटी कितनी है, लेयर की वेलोसिटी जीरो हो गई। अब किसी रेस्ट वाली लेयर के ऊपर से कोई मोशन वाली लेयर निकलेगी, सीधी सी बात है उसको रोकने की कोशिश करेगी, है ना, क्योंकि रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करेगा। इन दोनों के बीच में कुछ एक कोहेसिव फोर्स है, एक रुका हुआ है तो ऊपर जाने वाले को वो स्लो डाउन करेगा। ये बात अपन अभी समझ चुके हैं। तो इसकी वेलोसिटी प्लेट में टकराने से पहले v थी, क्योंकि सभी लेयर्स की v थी। आगे जाते 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 सबसे नीचे वाली की तो जीरो है, उसके ऊपर वाले की जीरो तो नहीं होगी लेकिन कुछ होगी। ये उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा, जीरो तो नहीं कर देगा लेकिन कुछ रिड्यूस करके इतनी कर देगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर थर्ड लेयर है, जब थर्ड लेयर जाएगी आई है वो वेलोसिटी v से, लेकिन जब प्लेट के ऊपर से निकलेगी तो इसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, है ना। फर्स्ट लेयर ने सेकंड की कम करी, सेकंड लेयर इसकी कम करेगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि सेकंड लेयर की वेलोसिटी इससे कम है ना, जो स्लो है वो फास्ट वाले को स्लो करेगा। ये रेस्ट पे था तो इसने फास्ट वाले को स्लो करा। अब थर्ड लेयर जो है वो सेकंड लेयर के रिस्पेक्ट में फास्ट थी, है ना, तो इसने उसको स्लो करा। फिर ये उसके ऊपर वाली को थोड़ा स्लो कर देगा, स्लो कर देगा। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इनकमिंग वेलोसिटी v उससे तो कम ही है, ठीक है। तो जीरो हुई, फिर उससे कुछ ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। कहने का मतलब ये है जिस वेलोसिटी से लेयर्स आ रही थी प्लेट के कांटेक्ट में आने के बाद या प्लेट के ऊपर निकलने के बाद उन सबकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। पहली लेयर की तो बिल्कुल ही कम हो गई, जीरो हो गई। उसके बाद जो स्लोइंग डाउन इफेक्ट था वो थोड़ा कम हुआ, है ना। इसकी कम तो हुई पर जीरो नहीं हुई, कुछ आई। उसके ऊपर वाली की भी कम हुई लेकिन इससे ज्यादा, फिर इसकी भी कम हुई, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, ऐसे हर ऊपर वाली लेयर की नीचे वाली लेयर से ज्यादा आती जा रही है। ज्यादा आते आते एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे ये वेलोसिटी इस v के बराबर ही आ जाएगी। कोई एक लेयर ऐसी आएगी जहां तक आते आते ये स्लोइंग डाउन इफेक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं वो इस लेयर पे आ गई, तो ऐसी कुछ अपनी वेलोसिटी प्रोफाइल बन गई है, ठीक है। पैराबोलिक नेचर की बन गई, पैराबोला बन गया, है ना, वहां पे स्ट्रेट लाइन बनी थी। अब इसके बाद की जो लेयर्स हैं उन सब में स्लोइंग डाउन इफेक्ट नेग्लिजिबल रहेगा। नेग्लिजिबल रहेगा मतलब इसके बाद के ऊपर की सारी लेयर्स, मान लेते हैं जो फ्लूइड फ्लो था ना वो पूरा ऊपर तक चल रहा था, इतना सारा फ्लूइड था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो अपने को मिला क्या, स्लोइंग डाउन इफेक्ट ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर्स। लेकिन इसके बाद जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मान लेते हैं 0.999% ऑफ v हो गई। इसके ऊपर की लेयर भी ऑलमोस्ट v के बराबर है, और इसके बाद तो सभी v के बराबर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इसके बाद इस लेयर के बाद रिलेटिव वेलोसिटी लगभग है ही नहीं, सबकी सेम वेलोसिटी है, तो हम विस्कोसिटी को निगलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद विस्कोसिटी का कोई काम नहीं है, समझ में आ रही है। यहाँ तक रिलेटिव वेलोसिटी है या रिलेटिव मोशन है, वहीं तक विस्कोसिटी हमारे काम की है या विस्कोसिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद वो नेग्लिजिबल ही होती है, ना के बराबर। ना के बराबर कैसे कि ये 100% v नहीं हुआ, 0.999 चलेगा, तो एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ विस्कोसिटी उनके बीच हो सकती है। तो ये वही बात है कि सभी लेयर्स की वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी का कोई, विस्कोसिटी का कोई काम नहीं, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब आप ये देखो कि अब ये समझते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या है। सबसे पहले शियर स्ट्रेस क्या है सॉलिड के केस में। अच्छा ये देखते हैं स्ट्रेस क्या है सॉलिड के केस में। अगर मैं उसका शेप डिफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, तोड़ने मरोड़ने की या लंबा या फिर छोटा करने की, और मैं उसमें एक फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होती है इंटरनली, अंदर उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप होती है जो उसके शेप को चेंज होने से रोकेगी, ठीक है। कितनी होती है वो, जितनी फोर्स मैं उस शेप को चेंज करने के लिए लगा रहा हूँ उसके इक्वल एंड अपोजिट होती है। और जैसे ही मैं बाहर वाली फोर्स को हटाऊंगा तो वो अंदर वाली फोर्स अपने काम दिखाएगी और उसको दोबारा रीगेन करा लेगी अपने शेप में, कोशिश करेगी। यही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मैंने इलास्टिसिटी में। तो स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी जो बाहर से होने वाले डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट अंदर ही अंदर डेवलप हुई, जो कोशिश करेगी कि बाहर वाले डिफॉर्मेशन को रोके, है ना। ये कहाँ होता है, सॉलिड में। डिफॉर्मेशन को मैं अभी स्ट्रेन समझ लेता हूँ, है ना, तो वहां पे स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। सेम चीज जब फ्लूइड में आती है ना, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है, आपको मैंने बताया था रेट ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन। इसका मतलब
यहाँ पे जो स्ट्रेस क्या है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है वो किसको रेजिस्ट कर रहा था, स्ट्रेन को। और फ्लूइड के केस में अभी आपको इतनी देर में मैंने समझाया है कि स्ट्रेस जो है वो किसको रेजिस्ट कर रहा है, रेट ऑफ स्ट्रेन को, क्योंकि फ्लूइड स्ट्रेन को या डिफॉर्मेशन को तो रेजिस्ट करते ही नहीं है, वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ स्ट्रेन को रेजिस्ट करता है। तो कहने का मतलब फ्लूइड के अंदर भी एक इंटरनल फोर्स पैदा होगी, है ना, जिसको पर यूनिट एरिया निकालेंगे हम तो वो हमें इंटरनल स्ट्रेस देगी, एक टाउ, एक अपन शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो विस्कोसिटी के कारण जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, उसके कारण जो ऊपर से लगने वाली शियर फोर्स है फ्लूइड को, जैसे कि जो प्लेट वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं ना, बार बार ऊपर वाली प्लेट को मूव करा रहे हैं तो वो शियर फोर्स लगा के मूव करा रहे हैं, उस शियर फोर्स के कारण इसमें एक रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आएगा फ्लूइड में, उस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, इंटरनल प्रॉपर्टी, अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगी जो कोशिश करेगी कि इस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को रोक सके। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन, है ना, मतलब इसको ये रेजिस्ट कर रहा है, उस शियर स्ट्रेस को हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस शियर स्ट्रेस का क्या लेना देना है और उसकी क्या इक्वेशन आएगी रेट ऑफ स्ट्रेन के आगे, इन दोनों का क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप है उसको थोड़ी देर में हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई शियर स्ट्रेस की बात, इसको बिल्कुल डिटेल में अभी 5 मिनट बाद अपन ड्राइव करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक होता है उसको देखेंगे। उसके पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, दिमाग से निकल गई थी मेरे, कि कारण क्या है विस्कोसिटी का, है ना, रीजन, विस्कोसिटी फ्लूइड में होती क्यों है, कोहेसिव फोर्स तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो कैसे रोल प्ले करती है अपना, है ना। एक रीजन कोहेसिव फोर्स है वो तो हम समझ ही नहीं, लेकिन अब आप उसके आगे की बात समझो। देखो कोई एक फ्लूइड है, कोई एक फ्लूइड है, लेमिनार फ्लो में आपको पता, तो हम मान लेते हैं एक फ्लोइंग फ्लूइड है, ये जा रहा है वेलोसिटी v से, v1 से, ठीक है, ये दूसरा फ्लूइड है, मतलब वही फ्लूइड है, दूसरी लेयर है, ये जा रहा है वेलोसिटी v2 से, एक फ्लोइंग फ्लूइड है, जो उसकी पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, है ना। अभी हम फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, फ्लूइड में आते हैं गैसेस और लिक्विड दोनों, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। अब वेलोसिटी v1 का मतलब ये है इस लेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी वेलोसिटी क्या है, v1, और इस लेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, v2। अब आपको अगर मैं बोलता हूं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, बात को समझना, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाली की कम। अब होता क्या है, फ्लूइड को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो क्या होता है, लगातार जो इनके मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं, लगातार रैंडम मोशन में, ऐसे शांति से नहीं कर रहे। ये मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल, है ना। जब मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाऊंगा तो इस लेयर से इस लेयर और इस लेयर से इस लेयर पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, है ना। अब मान लेते हैं नीचे वाली लेयर से एक पार्टिकल ऊपर गया, या ये मान लो 2 पार्टिकल ऊपर गए, तो ये क्या करेंगे, इनकी वेलोसिटी कम है, जब ये ऊपर जाएंगे तो ये ज्यादा वेलोसिटी वालों के बीच में कम वेलोसिटी वाले फंस जाएंगे, तो ये उनको भी स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोलते हैं, इनकी वेलोसिटी कम है तो इनका मोमेंटम भी कम है, मास तो सेम है, तो x डायरेक्शन में इनका मोमेंटम कम है, मास इनटू वेलोसिटी, जब ये ऊपर जाएंगे अपना मोमेंटम इनको ट्रांसफर करेंगे, है ना, ट्रांसफर करेंगे मतलब उनका भी रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम वाले में कम मोमेंटम वाले आएंगे तो रिजल्टेंट तो कम ही होगा। सेम चीज होती है ऊपर से नीचे आते हैं, कुछ पार्टिकल ऊपर से नीचे आएंगे, अब ऊपर से जो नीचे आ रहा है वो ज्यादा मोमेंटम वाला आ रहा है, या ऐसे समझो ज्यादा वेलोसिटी वाला नीचे आया, अब सारे पार्टिकल स्लो चल रहे हैं लेकिन एक पार्टिकल आया जो तेज चल रहा है तो वो सब में धक्का लगाएगा, है ना, इन सबको तेज करने की कोशिश करेंगे। ऊपर से अगर पार्टिकल्स नीचे आएंगे तो अपना ज्यादा मोमेंटम लेके आएंगे, तो ज्यादा मोमेंटम इनमें ट्रांसफर करेंगे तो इनका भी मोमेंटम बढ़ा देंगे, है ना। नीचे से जो ऊपर गए उनका मोमेंटम कम है पहले से, जब ये इनसे कोलाइड करेंगे तो उनका मोमेंटम भी कम कर देंगे, है ना। कहने का मतलब जो मैं आपको बता रहा था कि स्लो वाली लेयर फास्ट को और स्लो कर देती है, और फास्ट वाली लेयर स्लो वाली को फास्ट करने की कोशिश करती है, वो ऐसे होता है ना। इसी को मोमेंटम फ्लक्स बोलते हैं, मतलब जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है ना नीचे से ऊपर, ये मोमेंटम फ्लक्स होता है। तो एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में मोमेंटम ट्रांसफर होता है, कैसे, कोलिजन के थ्रू। कोलिजन का मतलब पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, उस कोलिजन के थ्रू मोमेंटम होता है ट्रांसफर। स्लो वाली जो लेयर है वो अपना कम मोमेंटम फास्ट वाली लेयर के पास जाती है और
उसको देती है तो उसका मोमेंटम भी कम हो जाता है, और फास्ट वाली लेयर अपना ज़्यादा मोमेंटम स्लो लेयर को देती है तो उसका मोमेंटम बढ़ाने की कोशिश करती है। इसके कारण वो इफेक्ट पैदा होता है, कौन सा, स्लोइंग डाउन इफेक्ट, फास्ट फ्लो वाला। तो यहाँ से विस्कोसिटी का हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कारण पता चला, ठीक है। दूसरा कारण विस्कोसिटी का होता है वही जो हमने बात कर ली थी, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब पार्टिकल्स के बीच में एक बॉन्ड है, वो एक दूसरे से किसी एक फोर्स से जुड़े हुए हैं। अगर आप अब किसी एक को तेजी से भगाने की कोशिश करोगे तो जो दूसरा है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड है। वो जो हमने दोस्तों के एग्जांपल से समझा था, आप तीन छोड़ो, दो दोस्त हो, दोनों ने हाथ पकड़ के दौड़ लगाई, एक स्लो है ना, तो दूसरा तेज भी दौड़ेगा ना, तो स्लो वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा, स्लो करने की कोशिश करेगा। तो फास्ट वाला है वो स्लो को अपने साथ फास्ट करने की कोशिश करेगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, वो हाथ पकड़ना ही बॉन्ड है ना। आप हाथ छोड़ दो, फ्री हो गए दोनों, किसी भी स्पीड से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को अपन कोहेसिव फोर्स से बोल रहे थे। अब पॉइंट ये आता है कि लिक्विड्स के केस में, किसके केस में, लिक्विड्स के केस में जो डोमिनेट करता है वो है कोहेसिव फोर्स। लिक्विड्स के केस में जो डोमिनेट करता है वो क्या है, कोहेसिव फोर्स। और ये जो मोमेंटम ट्रांसफर वाला काम है, कोलिजन से मोमेंटम ट्रांसफर करना, ये कहाँ डोमिनेट करता है, गैसेस में। गैसेस के केस में ये चीज डोमिनेट कर रही है। तो अब बात ये आती है कि जो कारण है विस्कोसिटी के, गैसेस में क्या हो गया, मोमेंटम इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर या कोलिजन, है ना। गैसेस में हो गया आपका रीजन, डोमिनेटिंग रीजन की बात कर रहे हैं, दोनों चीजें दोनों में थोड़ी, जैसे गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें तो ना के बराबर कोहेसिव फोर्स होती है, बहुत दूर दूर रहते हैं, पार्टिकल इंटरेक्शन होता ही कोलिजन से, है ना। तो गैसेस में जो डोमिनेटिंग रीजन फॉर विस्कोसिटी जो है वो है कोलिजन, है ना। कोलिजन कह देता हूं मैं, या मोमेंटम ट्रांसफर कह लो आप, अभी मैंने समझाया आपको, जैसे कि ना मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। और लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करती है, दोनों चीजें होती है, डोमिनेट करने वाली क्या है, कोहेसिव फोर्स। अब ये बात आ जाती है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं फ्लूइड का, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया फ्लूइड का, तो विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इन दोनों में से क्या होगा, आप ये बताओ, क्वेश्चन मार्क। बात समझी, ये हो गया कारण विस्कोसिटी का। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो विस्कोसिटी कम होगी या बढ़ेगी, आपको बताना है ना। तो इसको सोच लेते हैं भैया कैसे होगा। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं लिक्विड्स की। ये है लिक्विड आपके, लिक्विड में विस्कोसिटी का क्या कारण है, कोहेसिव फोर्स। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी लेंगे, एनर्जी लेंगे तो उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएंगे, रैंडमली मूव करने लगेंगे, और उनकी जो कोहेसिव फोर्स है वो वीक हो जाएंगी। ये सेम चीज़ जब हम डेंसिटी पे टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ रहे थे तब भी बात हुई थी, है ना। तो जो थर्मल एनर्जी मिलेगी उसके कारण उसमें जो अनस्टेबिलिटी आएगी उसके कारण वो कोहेसिव फोर्स वीक होगी, और कोहेसिव फोर्स अगर वीक हो गई इसका मतलब विस्कोसिटी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी है कोहेसिव फोर्स के कारण, कोहेसिव फोर्स कम हुई, विस्कोसिटी कम हो गई, मतलब लिक्विड्स के केस में मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि क्यों, वो बात हो गई। अब आ जाओ गैसेस में, है ना, कोलिजन के कारण होती है। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आएगी, उनका जो रैंडम मोशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक लेयर से दूसरी लेयर जाना और आसान हो जाएगा, इधर से उधर ऊपर से नीचे उनका मोमेंटम बहुत आसानी से ट्रांसफ़र होगा, और मोमेंटम ट्रांसफ़र के कारण ही उसमें विस्कोसिटी होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने से उनको एनर्जी दे के उनका रैंडम जो मोशन है वो बढ़ा दोगे तो मोमेंटम ट्रांसफ़र भी बढ़ जाएगा, तो इनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो ये रीज़न हो गया। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स decreases with increasing the temperature and the viscosity of gases increases with increasing temperature, रीजन उनके क्लियर होता है, ठीक है।